नमस्कार साथियों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज 7 तारीख से यानी कि 7 नवंबर से हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 यानी कि 2022 में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है यूपी बीएड का, उसकी तैयारी को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो प्रत्येक दिन हम लोग टॉपिक वाइज 20 प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो 20 प्रश्नों को मैं व्याख्या के साथ आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वह भी क्लियर होता चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का पहला प्रश्न है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी कि स्वीकृति का प्रस्ताव हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 14 सितंबर 1949 को। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है 14 सितंबर 1950 को। फिर सी ऑप्शन दिया है कि 14 सितंबर 1960 को। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि 14 सितंबर 1964 को। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो है वह बिल्कुल सही होगा। क्यों? देखिए इसके पीछे क्या है कि 14 सितंबर को हिंदी के जो मूर्धन्य साहित्यकार थे उनका नाम था राजेंद्र सिन्हा, ठीक है। क्या नाम था? राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र सिन्हा नाम था। उनका 50वां जन्म दिवस था, ठीक है। 50 मतलब उस साल 14 सितंबर 1949 को 50 साल के हो गए थे और उसी दिन उनके लिए एक सभा आयोजित की गई थी, ठीक है। और उसी दिन ये बताया गया था कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्या करने के लिए क्रियान्वित करने यानी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव उसी दिन पारित किया गया था, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको आए तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वह होगा आपका 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लोक भाषा का, दूसरा दिया है संपर्क भाषा का, तीसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रभाषा का और चौथा दिया है राजभाषा का। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा, बहुत सारे लोगों को अभी तक जो भी आप लोग प्राइमरी स्कूल में देखते होंगे तो लोग बोलते हैं कि हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। यह क्या है? आपकी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर राजभाषा के बारे में हम जानकारी हासिल करें तो राजभाषा किसे कहते हैं, अगर ये आप लोगों को मालूम नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कि राजभाषा होती क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि राजभाषा क्या होती है, इसको समझाने की। देखिए राजभाषा का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है कि आपका यहाँ पे राजकाज की भाषा, ठीक है, राजकाज की भाषा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राजभाषा का मतलब होता है वह क्या होता है? राजकाज की भाषा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 14 अक्टूबर, 27 फरवरी और 29 दिसंबर, उसके बाद है 14 सितंबर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर और उसका जो डेट है अगर बात किया जाए तो 14 सितंबर 1949, ठीक है, 1949। ये ध्यान रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को क्या किया था? हिंदी को संवैधानिक भाषा, संवैधानिक रूप से भारत की जो राजभाषा है उसे घोषित किया गया था। और इसीलिए 14 सितंबर 1949 को यह बताया गया था कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या किया जाएगा? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। यानी कि राजभाषा घोषित हुआ था 14 सितंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान हो गई थी कि यह क्या है? भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में, ब्राह्मी में, गुरुमुखी में या फिर सौराष्ट्री में। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है और देवनागरी जो लिपि है, ठीक है, वह किस भाषा में किस लिपि में लिखी जाती है? तो नागरी लिपि में, ठीक है। कौन सी लिपि में? नागरी लिपि में लिखी जाती थी, ठीक है। और कुछ लोग बोलेंगे कि ब्राह्मी लिपि। तो देखिए जो देवनागरी लिपि है वह ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है,
ये नहीं कि ब्राह्मी, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्राह्मी लिपि है, तो ये भी सही है। नागरी लिपि जो है, मतलब देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि जो है वह भी क्या लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। आई होप आप लोग का इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। 351 अनुच्छेद, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 353। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, सीधे एक बात बताया गया है भारत के संविधान में कि चूंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति लागू हो गई थी, और इसी में भारतीय संविधान के भाग 17, ठीक है, भाग 17 के अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद जो था आपका ये होगा आपका अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, इसमें बताया गया था क्या चीज कि राजभाषा का उल्लेख किया गया था 343 से 351। लेकिन संविधान के किस अनुच्छेद में अगर पूछा है तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा और इसकी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी, इसको स्वीकार किया गया था। तो किस अनुच्छेद में स्वीकार किया गया था, 343 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, आई होप आप लोग को इसका भी कॉन्सेप्ट जो है वह समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो किस सन में उन्होंने किया था, 1955 में किया था, 1960 में किया था, 1965 में किया था, 1970 में किया था। तो यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1955 में किया गया था। अब यहीं पे आपको हम कुछ चीजें यहाँ बताना चाहेंगे कि देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 344A है, ठीक है, 344A के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 यानी कि 7 जून 1955 को उस समय के राष्ट्रपति जो थे वो थे बीजी खेर की अध्यक्षता में, ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और जो प्रथम राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर थे, न कि राष्ट्रपति थे बीजी खेर। ठीक है, तो जो प्रथम राजभाषा आयोग था, प्रथम राजभाषा आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर थे। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे भी कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो बीजी खेर थे। यानी एक प्रश्न से आपके 2 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी एक उत्तर है, आपके 2 प्रश्न यहाँ पे तैयार मैंने कर दिया। पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया कि संविधान किस अनुच्छेद के अनुपालन भारत के राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो 1955 के। ठीक है, उसके बाद जो प्रथम राजभाषा आयोग है उसका अध्यक्ष कौन था, तो बीजी खेर थे। ठीक है, आई होप आप लोग को इसका आंसर सही से मिल गया होगा और आप लोग को समझ भी आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं कि हिंदी की आदि जननी क्या है। अपभ्रंश है, संस्कृत है, प्राकृत है या फिर पाली है। तो सही आंसर होगा आपका संस्कृत, यानी हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है, तो संस्कृत है। अगला प्रश्न है कि लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में या फिर तीनों में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर होगा कि लिपि की जो आवश्यकता होती है वो भाषा के लिखने में अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि संकेत करने और बोलने में तो हम किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन भाषा का जो लिखने में होता है लिपि की आवश्यकता वहां पे सबसे ज्यादा पड़ती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये दिया है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। अपभ्रंश लिपि में हुआ, अपभ्रंश साहित्य में हुआ था, जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था, पाणिनि के कृत अष्टाध्यायी में हुआ था या फिर अमीर खुसरो की पुस्तक में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। वर्तमान हिंदी लिपि किस लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान की जो हिंदी है भाषा वो किस लिपि में लिखी जाती है, पाली में, खरोष्टी में, मंदारिन में या देवनागरी में। तो सभी को पता है कि देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि भारत के संविधान के में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। मैंने आपको अभी बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बताया था मैंने। तो 343A में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, यानी हिंदी भाषा कौन सी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। कौन सी भाषा की उत्तराधिकारिणी हिंदी है, तो संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा की जो उत्तराधिकारिणी अगर पूछेगा कौन है तो हिंदी है। और अगर ये प्रश्न पूछ दे कि हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है तो संस्कृत की है। तो यानी एक क्वेश्चन से 2 प्रश्न यहाँ भी आपके तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। पहला है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा स्थान है यहाँ पे।
अगला प्रश्न है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या फिर लिपि कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा लिखने की जो प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप होता है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कैथी की, खरोष्टी की, देवनागरी की या फिर गुरुमुखी की। तो देखिए जो ब्राह्मी है वह किस लिपि से उत्पत्ति हुई? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवनागरी लिपि से हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली भाषा है, अपभ्रंश भाषा है या फिर प्राकृत है या फिर संस्कृत भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपभ्रंश भाषा है। तो देखिए हिंदी का जो विकास हुआ है उसको सबसे ज्यादा योगदान अगर कोई कहा जाए तो वह कौन सी भाषा को कहा जाएगा? अपभ्रंश भाषा को कहा जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जो अपभ्रंश भाषा है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग अवहट्ट नाम भी से भी जानते हैं। ठीक है, अपभ्रंश भाषा को अवहट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ दे कि अपभ्रंश भाषा को और किस नाम से जानते हैं तो अवहट्ट नाम से भी जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से या फिर सौसेनी से या फिर ब्राचट से? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवधि बोली जो है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो खस अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश से? तो इन चारों में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इन चारों में ही पूछा प्रश्न, ध्यान से देखिए कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। ठीक है, मूल उत्पत्ति के बारे में पूछा हुआ है तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति माना जाता है। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, कौरवी, मैथिली और अवधी? तो सही भाषा आंसर होगा आपका भोजपुरी। और जल्द ही भोजपुरी को यहाँ पे आप जो हमारा 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जो कि हम 8वीं अनुसूची में दिया गया है 22 भाषाओं का, उसमें भोजपुरी और महाराष्ट्री जो भाषा है उसको भी जल्द ही शामिल किया जा सकता है, ये अभी तक बताया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो आखिरी प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? मथुरा है, वाराणसी है, इलाहाबाद है या फिर लखनऊ है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मथुरा। ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वह कौन सा है? मथुरा है। आई होप आप लोग को आज का सेशन बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद है तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों में जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनमें इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।